तो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं बिग ओ नोटेशन के बारे में। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में समझा था एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है, तो एक बार उसके बारे में जल्दी से मैं बता देता हूँ। एसिम्प्टोटिक हमको एक वे देता है, एक सिंटैक्स प्रोवाइड करता है कि जो हमारी प्रोग्राम के एनालिसिस है, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन को यूज करते हैं। तो उसमें से तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिग ओ नोटेशन के बारे में, जो कि हमको देता है अपर बाउंड ऑफ अ फंक्शन। मतलब कोई भी हमारा फंक्शन उसका अगर हमको अपर बाउंड निकालना है तो वो हमको देता है कौन, बिग ओ नोटेशन बताता है। ये अपर बाउंड का क्या मतलब है इस चीज को हम समझेंगे, बट थोड़ा सा पहले कंसेप्ट समझ ले बिग ओ क्या क्या होता है, फिर उसके बाद इस पर आएंगे। इस स्टेटमेंट को पढ़ते ही ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल देगी हमको। दिस नोटेशन गिव्स द टाइट अपर बाउंड ऑफ अ गिवन फंक्शन। मतलब ये फंक्शन, इसके जो बारे में हम बात करेंगे, जनरली इट रिप्रेजेंट एज एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ये स्टेटमेंट समझ में आ गई तो मतलब आपका बिग ओ क्लियर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि जो हमारा एफ ऑफ एन है, एफ ऑफ एन क्या होता है हमने देख चुके हैं। एफ ऑफ एन क्या होता है, एफ एफ एन एक बार और बता दे तो जो हमारा टोटल रनिंग टाइम है, मतलब हमारा प्रोग्राम टोटल रन होने में कितना टाइम ले रहा है, उसकी जो एक्सप्रेशन है वो है क्या, हमारी एफ ऑफ एन। तो इज इक्वल्स टू बिग ओ। अब इस हमको इस बिग ओ की बात करनी है ना, तो वो किसके बराबर होगी, बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना। तो अब हम बिग ओ की तो बात कर रहे हैं, उसके साथ हम देखते हैं जी ऑफ एन क्या है। तो हम देखो, जो जी ऑफ एन है, जी ऑफ एन अगर कोई भी एक्सप्रेशन है मेरी एफ ऑफ एन के टर्म में, तो उसका जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल टर्म होगा या सबसे बड़ी लार्जर टर्म होगी वो ही होगी मेरा क्या, जी ऑफ एन। तो यही चीज यहाँ लिखी है। जैसे मान लो मेरे पास ये वाली इक्वेशन थी, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू, ये एन टू द पावर 4 है, ये एन स्क्वायर है ना। इस चीज को करेक्ट कर लेना, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। जो मेरा रनिंग टाइम की इक्वेशन है या फंक्शन है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन टू द पावर 4 प्लस 100 एन स्क्वायर प्लस 10 एन प्लस 50। इसमें से सबसे लार्जर टर्म कौन सी, सबसे इम्पैक्टफुल टर्म कौन सी है, बताओ जल्दी से। वो जो है वो है एन टू द पावर 4, है ना। सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल टर्म कौन सी है, एन टू द पावर 4। तो एन टू द पावर 4 क्या हो जाएगी, मेरी जी ऑफ एन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जी ऑफ एन। तो जी ऑफ एन इज इक्वल टू एन टू द पावर 4। दैट मीन्स जी ऑफ एन जो है वो भी एक रेट ऑफ ग्रोथ है। क्या है, वो भी एक रेट ऑफ ग्रोथ है। इस चीज को समझो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जी ऑफ एन क्या है। जी ऑफ एन जो हमारी एक्सप्रेशन में सबसे लार्जेस्ट टर्म होती है, सबसे इम्पैक्टफुल टर्म होती है, उसको हम बोलेंगे वो बराबर है किसके, जी ऑफ एन में, है ना। तो जो हमारा बिग ओ नोटेशन है वो किसका एक है, किसका फंक्शन है, वो जी ऑफ एन का फंक्शन है। और जी ऑफ एन किसके बराबर है, सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल टर्म के बारे में। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। बिग ओ की क्या है डेफिनेशन, तो बिग ओ ये बोलता है, बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एन सच दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट सी एंड एन नॉट सच दैट, ये जो कंडीशन है ये वाली, ये फुलफिल होनी चाहिए। ये कंडीशन क्या है, इस चीज को समझो कि सच दैट जो हमारा एफ ऑफ एन फंक्शन था वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 0 से, एंड फंक्शन जो है वो स्मॉल होना चाहिए या बराबर होना चाहिए सी इंटू जी ऑफ एन, सी इंटू जी ऑफ एन। अब ये सी क्या है, जी ऑफ एन की तो हमने बात कर ली। सी क्या है, सी हमारा एक ऐसा कांस्टेंट है, एक ऐसा कांस्टेंट एग्जिस्ट करेगा, हमको ढूंढना है ऐसा कांस्टेंट जिसको हम जी ऑफ एन में मल्टीप्लाइड करें, जी ऑफ एन में हम उसको मल्टीप्लाइड करें तो उसकी वैल्यू जो है हमेशा बड़ी आनी चाहिए किससे, एफ ऑफ एन से। किससे बड़ी होनी चाहिए, एफ ऑफ एन से। फॉर ऑल एन इज इक्वल्स टू, ये एन नॉट है, एन इज इक्वल्स टू एन नॉट, एक ऐसी इनिशियल वैल्यू पे, मतलब एन नॉट से जब एन की वैल्यू एन नॉट से बड़ी होगी, है ना, तब हम सी को जी ऑफ एन में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए एफ ऑफ एन से। अब इसी चीज को हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ये थोड़ी सी चीज कॉम्प्लिकेट थी, इस चीज को थोड़ा सा रट लो तो ज्यादा अच्छा है, या फिर नहीं भी रटना है तो समझ लो, बस एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। तो हम देखते हैं बिग ओ की हम बात कर रहे थे, इस जो मैंने एक्सप्रेशन बताई ये वाली एक्सप्रेशन, है ना। तो इसी चीज को हम बात करते हैं यहाँ पे, इस ग्राफ के थ्रू समझते हैं इसी चीज को। तो यहाँ पे हमने ग्राफ प्लॉट करा है जो कि है रेट ऑफ ग्रोथ के बीच में, है ना, एंड इनपुट साइज के बीच में। इसी ग्राफ को हमने देखा था जब हमने रेट ऑफ ग्रोथ का ग्राफ देखा था, लॉग एन, एन लॉग एन, फिर उसके बाद एन कांस्टेंट का ग्राफ, जब रेट ऑफ ग्रोथ का इसी टाइप का कुछ ग्राफ था, बट उसके अंदर ये चीजें थोड़ी सी डिफरेंट थी। अब इस ग्राफ को समझो तो आपको बिग ओ नोटेशन गारंटी क्लियर हो जाएगा। अब समझना क्या है दिक्कत, है ना। तो हमने ग्राफ लोड करा जो कि है रेट ऑफ ग्रोथ के बीच में एंड इनपुट साइज के बीच में। अब वो बोल क्या रहा है, बिग ओ की कंडीशन क्या है,
एक ऐसी सी की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी जिसको हम जी इंटू जी ऑफ एन में मल्टीप्लाइड करें, सी इंटू जी ऑफ एन मल्टीप्लाइड करें, तो उसकी वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए एफ ऑफ एन से। क्या होनी चाहिए? उसकी वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए एफ ऑफ एन से। कंडीशन क्या है? फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन नॉट, मतलब एन नॉट के बाद से, एन नॉट के पहले इतना देखो, यहाँ तक जो ग्राफ था बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा था, मतलब कभी एफ ऑफ एन नीचे तो कभी एफ ऑफ एन ऊपर, तो कभी सी ऑफ जी एन ऊपर तो सी ऑफ जी एन नीचे। तो इस चीज को हम समझे, मतलब बिगो क्या बोलता है कि एक ऐसा कांस्टेंट एग्जिस्ट करता हो जिसको हम जी ऑफ एन में मल्टीप्लाइड करें। जी ऑफ एन क्या है? सबसे इंपैक्टफुल टर्म या सबसे लार्जेस्ट टर्म हमारी एक्सप्रेशन के अंदर, है ना, एल्गोरिदम की जो एक्सप्रेशन होती है ना उसके अंदर सबसे, तो उसमें जब हम मल्टीप्लाइड करें तो उसकी वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए, किससे? एफ ऑफ एन से। फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन नोट, मतलब एन नोट के बाद से एन नोट भी हमको ढूंढना है और सी भी ढूंढना है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि बिगो नोटेशन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है। तो इस ग्राफ को तो आपने समझ लिया होगा कि मतलब इस ग्राफ में क्या सीन चल रहा है ना। तो इसमें इस ग्राफ में देखो कि एफ ऑफ एन के ऊपर जो है सी ऑफ जी एन है, मतलब एफ ऑफ एन से बड़ा क्या है? सी ऑफ जी एन। सी इंटू जी एन भी एक फंक्शन है एंड एफ ऑफ एन भी एक क्या है? फंक्शन है या फिर रेट ऑफ ग्रोथ है। ठीक है, तो अब इस चीज को समझते हैं कि इसको अपर बाउंड क्यों बोलते हैं, है ना। इसको अपर बाउंड क्यों बोलते हैं? इसको अपर बाउंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एफ ऑफ एन के ऊपर लाई कर रहा है। ऊपर लाई कर रहा है मतलब हमने लास्ट वीडियो में देखा था, अगर जिसका रेट ऑफ ग्रोथ का ग्राफ जो ज्यादा ऊपर जाएगा मतलब उसकी एफिशिएंसी कम होगी। तो ये हमको वर्स्ट केस के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? ये हमें वर्स्ट केस के बारे में बताता है कि हमारा जो एल्गोरिदम है उसका वर्स्ट केस क्या हो सकता है, वर्स्ट केस क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज हमको कौन बताता है? बिग ओ। अब एक और चीज होती है कि सर जब हमको कांस्टेंट ही मल्टीप्लाइड करना है जी ऑफ एन में, तो कांस्टेंट तो बहुत बड़ा ले सकते हैं। मान लो मैंने सी की वैल्यू ले ली 1 लाख, है ना, मैंने मान लो ले लिया 10000, ये ऐसी कुछ वैल्यू ले ली मैंने सी की, और जब मैं इसमें जी एन में मल्टीप्लाइड करूंगा तो वो तो हमेशा ही किसी भी वैल्यू पे एन की कोई भी वैल्यू हमेशा ही वो एफ ऑफ एन से बड़ी आएगी जब हम वैल्यू निकालेंगे। तो इस चीज को समझो, ये कंसेप्ट जो है गलत है। हमको एक सी की सबसे मिनिमम वैल्यू निकालनी, सी की सबसे मिनिमम वैल्यू फॉर विच जो ये कंडीशन है बिग ओ की वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। मिनिमम वैल्यू ऑफ सी भी निकालनी है और मिनिमम वैल्यू ऑफ एन नॉट, सबसे मिनिमम वैल्यू जिसपे ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। अब इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हमने जो बिग ओ को देखा तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, आपको एग्जांपल से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो अगर आप एग्जाम में जाते हो या कोई गेट का एग्जाम है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो वहाँ पे बिग ओ के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, यहाँ पे मैंने एक दो एग्जाम्पल लिए हैं, मैं 2 को एक्सप्लेन करूंगा, तीसरे को आपको मन से समझना है, पढ़ना और बिल्कुल समझ में आएगा, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। तो यहाँ पे क्या करा, हमको एक क्वेश्चन है फाइंड द अपर बाउंड। अब अपर बाउंड बोल दिया ना तो हमको अब स्पेसिफिक नहीं बोलेंगे, बिगो निकालना है। अपर बाउंड मतलब समझ जाना है कि हमको क्या निकालना है, बिगो निकालना है। फॉर विच एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू 3n+8, हमको बिग ओ निकालना है, बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन बिग ओ ऑफ एन निकालना है जो कि ये एक्सप्रेशन के लिए हो। बिगो क्या है हमारा वर्स्ट केस, बिगो क्या है हमारा वर्स्ट केस या अपर बाउंड बोलो तो अगर इसका हम सोल्यूशन देखें तो क्या कह रहा है, 3n+8 इज ऑलवेज लेस देन 4n। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर आपने, चलो ये चीज तो समझ में आ गई, एन क्यों है, एन हमारा क्या है, सबसे इंपैक्टफुल टर्म है इस एक्सप्रेशन में। तो आपको ये डाउट होता होगा कि सर यहाँ पे 3 भी था, है ना, 3 को हटा के 4 क्यों लिख लिया भैया, 4 का क्या सीन है। इस चीज को समझो, जो 3 था ये कांस्टेंट है, हमने बात की थी सबसे इंपैक्टफुल टर्म, वो भी वेरिएबल की टर्म में, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को लेंगे, 3 जो था उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन थी इसके अंदर मैंने डायरेक्ट लिख लिया है, जो सी था, सी को मैंने मान लिया है 4। आपको ये चीज 4 निकालनी पड़ेगी हिट एंड ट्रायल करके, हमको बार बार अलग अलग वैल्यू रख के देखने होगी, पहले 1 रखेंगे सी की जगह, फिर एन की जगह कुछ रखेंगे, देखेंगे कि किसकी वैल्यूज बढ़िया थी, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, एन नॉट की वैल्यू बढ़ाएंगे। इस तरह से जो है ना हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे और हम देखेंगे किस कंडीशन पे जो हमारा बिगो की कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो रही थी। ठीक है ना,
तो फिर ये क्या करा हमने, डायरेक्ट ही हमने इस सॉल्यूशन के अंदर हमने 4 एन सी की वैल्यू निकाल ली है जो कि है 4, और हमने इसमें ही लिख दिया है कि एन नॉट जो है एन की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए किससे, 8 से। किससे बड़ी होनी चाहिए, 8 से। तो मैं बात करूं इस फंक्शन के बारे में, तो इसके लिए मेरा बिग ओ क्या हो गया, बिग ओ ऑफ एन। हम 4 को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बिग ओ ऑफ क्या होता है, बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन होता है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जी ऑफ एन, अंदर क्या लिखूंगा, जी ऑफ एन, और जी ऑफ एन क्या है मेरा, सिर्फ और सिर्फ एन है। अभी बताया मैंने जो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल टर्म होती है वो मेरा होती है, और जी ऑफ एन किसके बराबर है, एन के, इसलिए मैंने अंदर क्या लिखा है, एन लिखा है। तो अब बिग ऑफ एन क्या है, 3n+8 का हमने निकाल, बिग ऑफ एन हो गया इसका, है ना। इसका रेट ऑफ ग्रोथ क्या हो गया, बिग ऑफ एन हो गया। और इसके बाद अगर कांस्टेंट की बात करें तो सी की ऐसी इनिशियल वैल्यू तो 4 हो गई, और एन नॉट क्या है, ये एन जीरो नहीं है, ये एन नॉट है, मतलब इनिशियल वैल्यू एन नॉट इज इक्वल टू 8 पे। मतलब इस चीज को समझो कि अगर हम इस केस में अपर बाउंड की बात करें तो इस केस में हम अगर 3n+8 जो है ये हमारा एफ ऑफ एन है, और एन जो है हमारा एन, सिर्फ एन, सिंगल एन, ये वाला एन, ये मेरा जी ऑफ एन है ना। तो अगर मैं ऐसा, मुझे एक वेरिएबल निकालना था सी, तो वो निकाला मैंने 4, एंड एन नोट निकालना था क्या, एन नोट निकालना था, वो मेरा आया क्या, 8। तो मैं अगर जब उस एक्सप्रेशन में भी वो की कंडीशन में इस चीज को रखूंगा तो मेरा जो है एन नोट की वैल्यू, मतलब एन की वैल्यू एन नोट से बड़ी पे मेरा सी इंटू जी ऑफ एन हमेशा ग्रेटर होगा किससे, एफ ऑफ एन से। आपको यकीन नहीं है तो आप चेक कर सकते हो, एन की वैल्यू इंक्रीज करो तो और इसको एक एक्सप्रेशन में रखो तो आपको हूबहू पता चल जाएगा कि हाँ भैया ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। बट कंडीशन क्या है, एन की वैल्यू 8 से बड़ी होनी चाहिए। तो आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 जो है, फाइंड द अपर बाउंड फॉर एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू, ये एन स्क्वायर है ना, एन स्क्वायर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, देख लेना, एन स्क्वायर प्लस 1। ये अब हमको अपर बाउंड निकालना है फॉर एफ ऑफ एन, फंक्शन क्या है हमारा, एन स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें बताओ कि सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल टर्म कौन सी है, जी ऑफ एन क्या है, जी ऑफ एन क्या है, साफ दिख रहा है हमको, सबसे इंपैक्टफुल टर्म जो है हमारी क्या है, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर है। तो मुझे क्या दो चीज निकालनी है, एक तो सी निकालना है और एक एन नॉट, एक ऐसी इनिशियल वैल्यू एन की जिसके बाद से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो, सी मतलब मिनिमम वैल्यू कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे इसमें एन स्क्वायर में। तो ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था। तो ये जो था ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसमें तो मतलब हलवा क्वेश्चन है। अब इसमें हमको सी निकालना था तो हमने सी की तो वैल्यू 2 रख दी मतलब, और एन की वैल्यू हमने मान ली एन जीरो की वैल्यू 1। तो जब एन की वैल्यू एन से बड़ी होगी और सी की वैल्यू हमने रखी 2, तो जब 2 इंटू जी ऑफ एन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा बड़ा होगा किससे, एन स्क्वायर प्लस 1 से। तो मेरा क्या हो गया, बिगो क्या हो गया मेरा, हाँ ये बताओ बिगो क्या हो गया, बिगो ऑफ एन स्क्वायर हो गया, क्योंकि एन स्क्वायर, जी ऑफ एन क्या था मेरा इस केस में, जी ऑफ एन था मेरा एन स्क्वायर था, ठीक है, जी ऑफ एन क्या था मेरा, एन स्क्वायर था, इसलिए यहाँ पे बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर आ गया। तो ये मेरा क्या था, रिक्वायर्ड था मेरे क्वेश्चन में, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर पूछा था। उसके बाद सी की वैल्यू क्या हो गई, सी इज इक्वल टू 2, और एन नॉट क्या हो गया 1। आई थिंक आपको ये एग्जांपल भी क्लियर होगा कि बिग ओ कैसे हम निकालते हैं। इसमें ना कोई रद्दी क्वेश्चन है ना, इसमें बस हलवा है। हमको क्या ढूंढना है, एक सबसे इंपैक्टफुल टर्म ढूंढनी है जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और वो हो जाएगी हमारी क्या, बिग ऑफ एन, ठीक है, बिग ऑफ मतलब जी ऑफ एन। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें देखी, थोड़ा सी कॉम्प्लिकेटेड थी चीजें, हमने बिगो नोटेशन देखा। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी देखेंगे हम बिग ओमेगा, बिग थीटा, अपर बाउंड, लोअर बाउंड एंड एवरेज टाइम, तीनों चीज के बारे में हम देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।